और अब संडे स्पेशल पेश करें उससे पहले हमें वो दौर याद आ गया, विशेषकर मुझे वो दौर याद आ गया जब हम लोग एजुकेशनल फील्ड में थे और बिना किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन के बच्चे कंपटीशन क्रैक कर लेते थे। चाहे सेंट्रल स्कूल की बात हो, चाहे गॉडविन की बात हो, या एक दो स्कूल्स की और बात हो। लेकिन अब जब बहुत सारे कंपटीशन करवाने वाले सेंटर्स खुल गए हैं, ऐसे में CBPS ने 499 आउट ऑफ 500 का कैंडिडेट देकर बता दिया है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज कल का टाइम है उसमें ना केवल बच्चों को कंपटीशन से दूर रखा जा सकता है और ना ही उन्हें केवल 12th पर ही कंसंट्रेट करने के लिए कहा जा सकता है। एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें कंपटीशन भी हो, को करिकुलर एक्टिविटी भी हो, NEP 2020 का पालन भी हो और फिर उसके बाद जी और नीट को क्रैक करने की क्षमता भी हो। और सिटी वोकेशनल ने पिछले 1, 1.5, 2 सालों में जो ये रिजल्ट दिया है, उसके बाद इस रिजल्ट के पीछे कौन है, किसकी सोच थी, हमने इस पर एक कार्यक्रम किया तो पता चला डॉक्टर आर्यन अग्रवाल डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के नाती हैं और ब्लड में उनके समाज सेवा है। और जब उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया तो इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे डब्लूज थे, क्यों कर रहे हैं, वाई, और किसको फ़ायदा होगा और कैसे चलेगा ये सब कुछ। इन सब सवालों का जवाब 499 आउट ऑफ 500 है। तो हमने इस बार जब बहुत सारे स्कूल्स अपने उन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं जिन्होंने उन्हीं के यहाँ से 10th की थी, उन्हीं के पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो एजुकेशन पर संडे स्पेशल में कंसंट्रेट करा और डॉक्टर आर्यन अग्रवाल से बात करी। 2019 में MBBS क्रैक किया और MBBS की तैयारी के दौरान, 12th की तैयारी के दौरान जो प्रश्न उनके दिमाग में थे उन्होंने उसे कागज़ पर उतारा, सिटी वोकेशनल के आंगन में उतारा और नतीजा सबके सामने है। छोटी उम्र, बड़ा काम और बड़ी सफलता। आइए बात करते हैं डॉक्टर आर्यन अग्रवाल से और जानते हैं किस तरीके से डॉक्टर आर्यन अग्रवाल इन सभी बच्चों में आर्यन भैया की तरह फेमस हो रहे हैं और कैसे उनके यहाँ के प्रिंसिपल, उनकी मम्मी खुद डॉक्टर हिमानी अग्रवाल और उनका स्टाफ कैसे बच्चों को मोटिवेट कर कर उस बड़े जंजाल से बचाने की कोशिश कर रहा है जो कोटा के ज़रिए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। NEP 2020 फॉलो करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चलानी है और क्रैक भी करना है नीट, IIT और 499 भी लाने हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर आर्यन अग्रवाल से संडे स्पेशल। नमस्कार, सुस्वागतम। और हमने आपसे वादा किया था ना, मेरठ के उन पर्सनैलिटीज़ के साथ बातचीत करेंगे जो अलग हटकर काम करते हैं, जो मेरठ के लिए काम करते हैं, मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो दूसरे एपिसोड में हम डॉक्टर आर्यन से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर आर्यन एक ऐसा नाम पिछले 15-20 दिनों में उभर कर मेरठ के फलक पर आया है जिसने बताया है कि स्कूल का प्रेशर एक तरफ, कंपटीशन का प्रेशर एक तरफ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कंपटीशन को क्रैक करना बहुत आसान है। जी हाँ, डॉक्टर आर्यन 2019 में 12th करी है, फिर लखनऊ KGMU से MBBS की डिग्री करी है और अब MD की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब डॉक्टर्स सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, छोटी सी उम्र में डॉक्टर आर्यन ने एक बड़ा सपना देखा। कहाँ से मिला ये आइडिया? ये आइडिया मिला अपनी स्कूल लाइफ से, ये आइडिया मिला कोटा के प्रेशर से कि क्यों ना मेरठ में दादाओं नानाओं का जो धरोहर है उसे बच्चों को समर्पित कर दिया जाए। खुद अभी किशोर अवस्था से जस्ट एक कदम ही आगे रखा है डॉक्टर आर्यन ने और CBSE के फलक पर CBPS का नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ डॉक्टर आर्यन हैं। देखने में उम्र छोटी ज़रूर है लेकिन विजन बहुत बड़ा है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर दिशा
दिशा पकड़ लिया आपने। जी सर। और ये दिशा मेरठ को दिखा रहे हैं। हाँ, सर हमने जो सपना लेके चीज़ें शुरू करी थी 2 साल पहले कि स्कूल से ही बच्चा सीबीएसई की सारी तैयारी कर पाए, 12th अपना बोर्ड्स की तैयारी कर पाए और साथ ही साथ नीट और जेई में दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा कर पाए, तो वो जब सपना कहीं ना कहीं साकार होता है तो एक खुशी तो होती है, और जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं डॉक्टर आर्यन कहता हुआ बड़ा सक पका रहा हूं, आपकी उम्र डॉक्टर के साथ मैच नहीं करती है, और फिर विजन इतना बड़ा, नाना का विजन, दादा का विजन, मम्मी का विजन, नानी का विजन, इतने सारे विजन्स का प्रेशर था और एक नया सेटअप था। कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? नहीं सर, लेगेसी बहुत बड़ी है। बिल्कुल सर, उससे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मिलता है, प्रेशर तो थोड़ा बहुत होता ही है, पर कहीं ना कहीं उस विज़न से जो एक सपोर्ट मिलता है और दिमाग जो खुला कि नहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है। जो प्रॉब्लम्स अपने टाइम पे मैंने फेस करी, जब नीट की तैयारी कर रहा था, स्कूल जाता था, फिर कोचिंग जाता था, तो कई सारी समस्याएं आई, तो उनको जब मैंने देखा और कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि कुछ करना है, क्योंकि पूरे घर में ही एक लेगेसी रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे कि उनका टाइम और मनी दोनों ही बच सके। जी हाँ, टाइम, मनी, कंपटीशन, प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, और उससे ऊपर सीवीपीएस के सामने वो लेगेसी को मेंटेन करना जो सीबीएसई स्कूल्स में सीवीपीएस ने बहुत सालों तक करी है। मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा जरा वो फ्लैग्स दिखा दें, जो फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, नाना की तस्वीर है, और ये लेगेसी जो आपके सामने है, उसमें आप कंपटीशन को क्रैक करने की सबसे बड़ी पॉलिसी डॉक्टर आर्यन ने इंट्रोड्यूस कर दी है। नानी ने, मम्मी ने इस लेगेसी को खड़ा किया और सोने के पंख लगाए आर्यन ने। आर्यन, क्यों कंपटीशन की तरफ ही कंसंट्रेट करा? आपके तो अस्पताल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ जाते, पैसे कमाते, बाहर जाके पढ़ते, क्यों इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं? क्यों सोशल सर्विस में कूद पड़े आ रहे हैं? सर बस जैसा मैंने पहले ही बोला कि मैंने खुद कई सारी समस्या फेस करी, और क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सिंगल मदर हैं, तो किसी कारणवश से मुझे समझ में आया कि शायद कोटा जाना पड़ेगा तैयारी के लिए, पर जब मेरी मम्मी सिंगल थी तो उनके साथ रहना भी बहुत एक अनिवार्य था, वो चीज़ मेरी प्रायोरिटी थी, तो मैं किसी कारण से कोटा नहीं जा पाया। तो तब मुझे लगा कि अब तैयारी काफ़ी मुश्किल है, मेरठ में ऐसी सुविधा नहीं थी कि बच्चा एक जगह जाके कहीं अच्छी तैयारी कर पाए। यही सुना था कि आपको कोटा जाना पड़ेगा, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, वहीं से आप नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके इस वजह से मेरे को 2 अटेम्प्ट भी लग गए नीट की तैयारी में, तो मेरा दूसरी बार में सिलेक्शन हुआ। 12th के साथ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मुझे ये बात समझ में आई कि ऐसे मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनके परिवार वाले बहुत उनका साथ देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पर बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि सफलता नहीं मिल पाती, और वो सिर्फ इस कारण से नहीं मिल पाती कि बच्चे के पास वो सुविधाएं ही नहीं है, बच्चे के पास वो टीचर्स का वो लेवल ही नहीं है। जो स्कूल कोचिंग में टीचर्स हैं वो एक सेम लेवल पे आके नहीं पढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो स्कूल और कोचिंग के बीच में गैप है वो बहुत बड़ा है। जी हाँ, इस उम्र में इस गैप की बात करना वाकई बड़ी बात है। आइए ऑफिस में चलते हैं, बैठकर बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो कंपटीशन और सिलेबस के बीच का गैप है उसे आर्यन ने किस तरीके से कवर अप किया, साइकोलॉजिकल प्रेशर दूर किया और बच्चों को एक विश्वास दिलाया कि हाँ, आई कैन डू, आई विल डू। करते हैं बात। स्कूल चलाना आसान काम है उन लोगों के लिए जो स्कूल को बिजनेस समझते हैं, एजुकेशन को एक अलग मोड़ पर ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन स्कूल चलाना बहुत मुश्किल काम है जब हर बच्चे के कैरियर को एक मुकाम देना है। और ऐसे में जब सिंगल मदर हिमानी अग्रवाल अपने बेटे को घुट्टी में समाज सेवा देती हैं, नानी समाज सेविका बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, तो फिर आर्यन क्यों ना चमत्कार करें। जी हाँ, आर्यन मेरे साथ इसलिए हैं कि वो सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के
मालिकों में से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को रीडिफाइन किया है NEP 2020 के जरिए। क्योंकि जिस तरीके से ये कंपटीशन क्रैक किया है विद द CBSE टॉपर, वो बताता है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो CBSE की एक्टिविटीज़ हैं और जो NEP 2020 है, वो सब सिटी वोकेशनल के आंगन में पनप रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। गलत तो नहीं कह दिया आर्यन? नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी आपने जिक्र करा, तो अब CBSE भी ये डिमांड कर रही है कि बच्चा सिर्फ क्वेश्चन चीज़ें याद ना करे, याद करके पेपर में उगल आए, वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। CBSE का ध्यान है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, इवन रोबोटिक्स, AI जैसे सब्जेक्ट्स भी अब ऐड करे जा रहे हैं। तो इस से ये पता चलता है कि CBSE ये चाह रही है कि बच्चों का फोकस और टीचर्स का फोकस रहे कि बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, रादर देन कि बच्चा चीज़ों को याद करता जाए, रटता जाए। तो फोकस है कि कंसेप्ट्स क्लियर हो, रादर देन कि बच्चा चीज़ों को याद करे। तो हमारा फोकस भी इसी पे था। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करते हैं। साथ ही साथ हमने अपने मॉड्यूल्स बहुत ही अच्छे प्रिपेयर करे हैं। हमारा इंडिया का इकलौता मॉड्यूल होगा जिसमें CBSE बेस्ड क्वेश्चंस और साथ ही साथ नीट और JEE के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। और इस मॉड्यूल से फिर बच्चे को ये होता है कि बच्चा CBSE के भी सारे क्वेश्चंस कर पाता है और नीट या JEE के भी कर पाता है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि CBSE बोर्ड्स में और नीट या JEE के सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। जो अंतर आता है वो आता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। जो अभी हमने बात भी करी कि स्कूल और कोचिंग में गैप है, वो गैप इसीलिए है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस का अंतर है। तो अगर हम बच्चे को सारे ही 0 से लेके 100 तक सारे ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा अच्छा ना कर पाए। और अब तो हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं। सिटी वोकेशनल को मैं 2 एंगल से देख रहा हूँ, एक बिफोर आर्यन और एक आफ्टर आर्यन। लेकिन घर वालों के साथ बैठ के उन्हें समझाना कितना मुश्किल था कि आई एम कमिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट टू कवर अप द गैप बिटवीन कंपटीशन एंड स्कूलिंग। हाउ डिफिकल्ट इट वाज? सर, अगर मैं ईमानदारी से बिल्कुल बताऊं तो डिफ़िकल्ट तो नहीं था, पर हाँ ये था कि क्योंकि मैं लखनऊ में रहता था, लखनऊ से MBBS कर रहा था। MBBS करना कोई अपने आप में एक आसान बात नहीं है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज से मैं MBBS कर रहा था। तो जब मैंने हाँ ऐसी सुझाव, ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो उनको लगा कि इसके चक्कर में कहीं ना कहीं MBBS की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो जाए। तो लेकिन उनका कहना था कि अगर MBBS की पढ़ाई तुम कर पाते हो ठीक से और वहाँ पे तुम्हारे चीज़ें सफ़र नहीं करती हैं, तो हम तुमको एक मौका दे सकते हैं। और लकीली उसी साल मेरा MBBS में सिल्वर मेडल भी आया। तो उसके बाद चीज़ें और आसान हो गई। और धीरे धीरे जब चीज़ें यहाँ से बढ़ती गई और बनती गई, तो एक फिर ऐसा कारवां बन गया कि उसके बाद फिर कुछ ना कुछ होता दिखता गया। बच्चे अच्छा करते गए, बच्चे जुड़ते गए। बच्चे जैसे हम लगातार टेस्ट ले रहे थे, हम बच्चों के सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि नीट और JEE जो आता है ऑब्जेक्टिव आता है। तो नीट के टेस्ट हम पेन पेपर OMR पैटर्न पे हम लेते हैं। JEE के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। मेरठ में कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हमारा खुद का ऐप हमने बनाई CVPS अभ्यास के नाम से, जिस पे हम बच्चों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं। तो जब ये चीज़ें उनको विज़न एक दिखता गया कि चीज़ें बहुत क्लैरिटी हैं, ये जो बता रहा है क्लैरिटी के साथ बता रहा है और उससे स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो फिर जब ये सारी चीज़ें होती गई तो कन्विंस करना उतना मुश्किल नहीं था, बल्कि सपोर्ट ही ज़्यादा मिला। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ सफ़र करना पड़ा हो। सीधा डायरेक्ट आंसर, NCERT कितना फॉलो करते हैं? 100%। NCERT हमारी 100% कवर होती है, बिकॉज CBSE के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, चाहे करिकुलर एक्टिविटी हो या को करिकुलर एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। हम नीट JEE की तैयारी ज़रूर कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम CBSE की तैयारी नहीं कराते हैं। हम ऑप्शन 5th सब्जेक्ट जो होता है, 6th सब्जेक्ट जो होता है, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसको नहीं कराते हैं। तो कई बार जब हम ये बोलते हैं कि हम नीट JEE की तैयारी कराते हैं, तो बच्चों को
पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम शायद इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करवाएंगे या फिर जो 6 सब्जेक्ट्स है 5th सब्जेक्ट है उसकी तैयारी नहीं कराएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी स्कूल सिस्टम में चीज़ें हम एक्सपेक्ट करता है, एक पेरेंट एक बच्चा एक अच्छे स्कूल से एक्सपेक्ट करता है, वो सारी ही चीज़ें अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स उसको मिलती हैं, चाहे वो सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स हों या फिर अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट, सीबीएसई ने बोला है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट हायर ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कोटा में जो भी बच्चे जाते हैं बहुत दबाव उनके ऊपर हो जाता है, कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बच्चा गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक नॉर्म बनाया है कि हर स्कूल कोचिंग को साइकोलॉजिस्ट हायर करने चाहिए, उनके लगातार सेशंस कराने चाहिए। तो ये चीज़ तो हम 2 साल से ही करा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उसके बाद ये नॉर्म्स आए हैं उससे पहले से ही हमारा है डॉक्टर रितु केला मैम, हमारे अपने स्कूल में अफशा मैम है हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके सेशंस रेगुलर इंटरवल्स पे हम कराते हैं। ख़ास तौर पे हम कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कराएं, जिससे कि बच्चा अच्छा करे पर दबाव कभी भी महसूस ना करे और बच्चा गलत कदम उठाने पर तो कभी भी मजबूर ना हो। जी हाँ, इसलिए तो मैंने ये स्पेशल सेशन रखा है और इसका पर्पस, बेसिक पर्पस ये है कि जब हर चौपले पर आपको एक बड़ा सा होर्डिंग नज़र आता है कोचिंग का और हर 15-20 दिन बाद एक सुसाइडल केस नज़र आता है, तो फिर हम सोचते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या बच्चा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, लेगेसी जो है वो कहीं भी इधर से उधर नहीं होने देती। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका जो ये स्टार बैच होता है इसमें 2 प्रॉब्लम्स आएंगी, एक सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, एक सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी। इन दोनों को कैसे साइड बाय साइड आप डील करते हैं? कि फैकल्टी का जो हमारा हायरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है और मल्टीपल लेवल्स के थ्रू जाता है। पहले उनका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उनका एक डेमो होता है एंड देन उनका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 स्टेप से हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो वर्क करता है। ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी बहुत नेसेसरी है एंड साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फैकल्टी हायरिंग का प्रोसेस हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं और बहुत ही एक मल्टीपल लेवल्स के थ्रू रखना चाहते हैं, जिससे कि जो भी फैकल्टी बच्चे को मिले वो काबिल हो। और अगर फैकल्टी वहाँ पे 1 घंटे की क्लास लेने गई है तो उनका देह बनता है कि वो बच्चों को कुछ बेहतर नॉलेज दे पाएँ और सॉलिड, हाँ, और सॉलिड चीज़ दे पाएँ। सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट ड्रिवन चीज़ें हों रादर देन बच्चों को खुश करने वाली बात हो, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब बच्चों को बहुत आसान चीज़ें कराई जाती हैं तो बच्चे खुश तो ज़रूर हो जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये आप अपने अनुभव से बता रहे हैं? ये बिल्कुल मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं ऐसी कई जगह पढ़ता था जहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना पढ़ा के बच्चों के सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें कराई जाती थी। और बच्चों का सिलेक्शन स्टार बैच में कितने बच्चे होते हैं? स्टार बैच में जो अभी हमारा लास्ट ईयर था, जो जेई का बैच अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हमारे जेई और नीट दोनों मिला के हमारे पास अराउंड 47 बच्चे थे और टोटल हमारे सिलेक्शंस अराउंड 15 हैं। बड़ा 47 हमारे 15 सिलेक्शंस आप कह सकते हैं, जिसमें नीट का रिज़ल्ट अभी अवेटेड है। तो नीट का एक बार रिज़ल्ट आएगा तो उम्मीद है कि हमारे कुछ सिलेक्शंस उसमें और जुड़ेंगे। ये एक सवाल जनरली सब लोगों के पास पहुंचता है कि आप कब से बच्चों का टैलेंट निखारना शुरू कर देते हैं अपने सिटी वोकेशनल में, 8th क्लास से, 6th से या आफ्टर 9th और 10th? सर अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा अभी सीबीएसई टॉपर है, जो मेंस जेई मेंस में मेरा टॉपर भी है करण पिलानिया, वो 3री क्लास से हमारे स्कूल में था। तो और जो बच्चे ने अच्छा करा, शिवांश माही यूकेजी से हमारे स्कूल में है, तो किंडरगार्टन से वो हमारे स्कूल में है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो बहुत ही जूनियर क्लास से है। हम उसमें भले ही एक्स्ट्रा चीज़ें ना कराएं लेकिन बच्चों को क्लैरिटी ऑफ थॉट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोचिंग नहीं दे सकता जो आप दे रहे हैं सिंस बिगनिंग। ये कोई कोचिंग नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास वो एक एडिड एडवांटेज है कि हम बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र से ग्रूम कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना क्रिएट करें, पर बच्चे को एक सही डायरेक्शन ज़रूर देने की हम कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात है स्टार बैच की, तो स्टार बैच में हमने 9th से 12th तक के बैचेस अभी हमने स्टार्ट करें और
कई कोचिंग हमने देखा है कि 6 से बैचेस स्टार्ट करते हैं, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाली बात ज़्यादा हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जूनियर क्लासेस से मिले, लेकिन वो अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन नीट और जेईई की मैक्सिमम 4 साल करे। इससे ज़्यादा अगर करेगा तो जैसा हमने बात करी कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और फिर उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते। मैं डॉक्टर आर्यन से सवाल पूछा हूँ। डॉक्टर आर्यन, आज से 5 साल बाद आप सिटी वोकेशनल को, स्टार बैच को और डॉक्टर आर्यन को कहाँ देख रहे हैं? सर इसमें 2 सवाल हैं, एक तो मेरा पर्सनल आपने पूछा और दूसरा आपने स्कूल और स्टार बैच की चीज़ पूछी। तो अगर जहाँ तक मैं अपना पर्सनल बात बताऊँ तो अभी मैं एमडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं उस एग्ज़ाम को निश्चित तौर से क्लियर करना चाहूँगा, अच्छे नंबर से उसमें पास होना चाहूँगा एंड उसके बाद किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से मैं अपनी एमडी परस्यू करना चाहूँगा। और जहाँ तक बात है सर की स्टार बैच की, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपने परसेंटेज सिलेक्शन को बेहतर करें। हमारे यहाँ से अगर मेरठ में रहते हुए कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है नीट और जेईई की, तो उसे मेरठ से बाहर ना जाना पड़े। हमें बहुत सारे बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, हमें मल्टीपल ब्रांचेस खोलने का कोई शौक़ नहीं है। हमारी बस एक ही सोच है कि मेरठ का बच्चा मेरठ में रह के जो रैंक लाना चाहता है, अगर वो फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, बच्चे में काबिलियत है, तो मेरठ में उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए कि बच्चा अच्छा कर पाए। और जितने बच्चे हमारे यहाँ एनरोल होते हैं उसमें से जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेहतर कर पाएँ, नंबर से ज़्यादा हमारा ये फोकस है कि जितना परसेंटेज सिलेक्शन बेहतर हो। अगर अभी हमारे पास 33% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये कैसे हमारे पास जो एनरोल हो रहे हैं वो 50% बच्चा सिलेक्ट होके जाए। यहाँ स्कूल में अगर एक बार बच्चा है तो वो मेडिकल कॉलेज और आईआईटी के गेट तक पहुँचे, वहाँ तक हम उसको छोड़ के जाएँ। और यही हमारी कोशिश है कि बच्चा स्कूल में आए और कॉलेज तक यहाँ से पहुँच पाए, तो हमारे लिए बहुत एक खुशी वाली बात होगी। माँ हिमानी का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में? सिंगल मदर है, कितने साल के थे जब पापा चले गए? सर मैं 3.5 साल का था जब मेरे पापा की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से तो सर मतलब चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। पैम्पर चाइल्ड तो आप कभी नहीं रहे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, पैम्पर्ड तो नहीं था, बल्कि सिंगल जब मदर होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं और वर्किंग भी थी मदर ऑब्वियसली। तो उन्होंने अपना सेंटर कुछ साल पहले ही खोला था, बल्कि जब मैं 2 साल का था तब सेंटर खोला था और उसके 1.5 साल बाद ही फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग रहीं और बहुत मेहनत करी मम्मी ने मेरे साथ। और अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। तो जो भी चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान तो सबसे ज़्यादा है और उस चीज़ को तो कोई भी नकार नहीं सकता। 2 माँ हैं आपके पास, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर हिमानी अग्रवाल। बिल्कुल सर, डबल माँ। हाँ, जो मेरी नानी जी हैं उन्होंने 3 बार एमएलसी रही हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। एक गायनेकोलॉजिस्ट भी थी, तब उन्होंने बहुत मेहनत करती थी, वो मैं देखता था दिन दिन रात भर, उनका सोने उठने का कोई टाइम नहीं होता था, क्योंकि गायनी की प्रैक्टिस ऐसी है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। जब लेबर पेन जो होता है वो रात को 2 बजे भी हो सकता है, शाम को 4 बजे भी हो सकता है। और जब जहाँ तक बात आती है डिलीवरी की, तो अगर उन्हें नानी से कराना है तो उनसे ही कराना है। तो मेरे को तो लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्डवर्क करा है। तो अगर स्कूल बेहतर करेगा तो कहीं ना कहीं उनको एक खुशी मिलेगी और अच्छा लगेगा उन्हें। आप लोगों की सोच पर मुझे फ़क्र होता है, जो आप लोगों की सोच है, इसलिए क्योंकि मैं स्कूल्स की भीड़ देख रहा हूँ, उसमें आपने सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऐसा किया है जो आज भी हाथ में चौक लेकर बच्चों के बीच में पहुँच जाते हैं। कैसे सिलेक्शन किया डॉक्टर एनपी सिंह का, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट रिटायर होने की वर्ज पर थे। सर मतलब इसमें जो कई चीज़ भाग्य का भी रोल होता है इसमें, कि उस समय सर एकदम खाली थे। सर अभी किसी स्कूल में तब उस टाइम पे एज एक्टिव प्रिंसिपल वर्क नहीं कर रहे थे। और कई बार सर ऐसी चीज़ होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। तो जब सोच एक डायरेक्शन में होती है तो प्रिंसिपल सर भी हमें कहीं ना कहीं से ऐसे ही मिल गए। ये तो इस चीज़ के लिए हम बहुत लकी हैं। और जहाँ तक बात है सर की, तो सर एक रिनाउंड मैथमेटिशियन है
सर खुद क्लासेस लेते हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र करा। इनफैक्ट सर सबसे बड़ी बात कि आफ्टर स्कूल बच्चे रुक के स्टडी करते हैं स्कूल में। जो स्टार बैच के ही बच्चे हैं वो इवनिंग में 4 to 10 PM यहीं पे बैठ के, कई बच्चे हैं जो विलिंगली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करते हैं। सर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनको एक एक प्रॉब्लम उनकी सुनते हैं, और सर भी यहाँ से सुबह से लेकर रात तक यहीं बैठे रहते हैं उन बच्चों के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बड़ा भाई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक पिता के समान, एक गार्जियन के समान, पिता के समान उनकी सारी बात सुनते हैं। और निश्चित तौर पे सर एक अच्छा प्रिंसिपल ही स्कूल को आगे दिशा देता है, और उनके बिना, मतलब अगर स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं होगा तो फिर चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर सकती जैसे हम एक सोच रखते हैं। जी हाँ, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप योजना बार बार मेरे दिमाग में कौंध रही है, क्योंकि मैं आर्यन से बात कर रहा हूँ। आर्यन से बात करते करते डॉक्टर आर्यन पे आ गया, लेकिन बच्चों के बीच में पहुँचोगे तो ना ये डॉक्टर आर्यन है ना आर्यन है, ये हैं आर्यन भैया। क्यों? क्योंकि बच्चों के बीच में बच्चों की समस्या के साथ बच्चों को बताने के लिए आर्यन भैया 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब बच्चों में, अंतिम सवाल है सर, जब बच्चों में बैठते हैं तो बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे कहते हैं कि नहीं करो, आप कर सकते हो, उन बच्चों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं नीट के लिए और जी के लिए? सर आर्यन भैया बोलना है। बिल्कुल 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 सर जब मतलब बच्चों के सामने होता हूँ तो मुझे बस यही होता है कि उनको किसी तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे वो बेहतर कर पाएँ। और क्योंकि मैं खुद उस पड़ाव से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं, हार्मोनल चेंजेस इस एज ग्रुप में होते हैं। बच्चे से हम बहुत पढ़ाई करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। बच्चे के ऊपर फैमिली का भी बहुत प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा करना है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। बहुत ही छोटी उम्र में हम, कई बार मुझे लगता है, हम उनसे बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद कर जाते हैं। तो एक बड़े भाई की तरह ही मैं उनके साथ बैठता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि उनकी कोई भी समस्या हो, चाहे एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, उसका हल निकल सके। और अगर हल, कई ऐसी समस्या होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, तो कम से कम अगर उनकी कोई बात सुन लेता है तो उनका थोड़ा सा एक प्रेशर कम हो जाता है और उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बात सुनता है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं इस तरीके की बातें कर सकूं। हाँ, कोई ऐसे मेरे पास आर्यन भैया नहीं थे जिनसे मैं ऐसी बात कर सकूं। और तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके पास एक ऐसा कोई पर्सन हो जिससे वो अपनी सारी बातें कर सकें। और जहाँ तक आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो बात है, तो उनके बारे में उनकी एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि टीचर वही अच्छा है जो जिसके स्टूडेंट्स उसको अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं। नहीं तो आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप दुनिया नहीं बदल रहे हैं। तो ये मैं कल परसों ही इनफैक्ट सुन रहा था, तो मुझे बहुत बात अच्छी लगी कि अगर आप बच्चों की ज़िंदगी में कुछ एक चेंज ला रहे हैं तो बच्चे आपको लॉन्ग टर्म के लिए तभी याद रखेंगे, वरना तो आप अगर सिर्फ उनको बिज़नेस की तरह देख रहे हैं या आपको क्लास में जाके पढ़ाना है, तो उससे फिर आप बच्चों की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। शायद आप सिर्फ पढ़ा सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं, लेकिन आपको अंतर मन को आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जैसे हैं, बहुत छोटे हैं आर्यन, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और ये बात हमको ये बताती है कि वो लोग जो प्रिंसिपल की चेयर पर बैठे हैं, एक बार बच्चे के अंतर मन में झांकने की कोशिश करें, क्योंकि अंतर मन में झांकोगे तो वहाँ पर संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। और संभावनाओं के द्वार के लिए आपके पास है CVPS, स्टार कोचिंग, स्टार फैसिलिटीज़ और आर्यन भैया जैसी शख्सियत। ये कार्यक्रम उन सभी युवाओं को समर्पित है जो अपनी लेगेसी को पैसों में कन्वर्ट करते, सोशल सर्विस में नहीं कन्वर्ट करते। पढ़िए, सोशल सर्विस करिए। और जो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में भारत के युवाओं के लिए सपना देखा था, उसे आर्यन की तरह, डॉक्टर आर्यन की तरह, आर्यन भैया की तरह साकार कर
एक मजबूत भारत का निर्माण करिए। अपने सहयोगी संजय और अमित के साथ के इस छोटे से प्यारे से इंटरव्यू में।